नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम लोग साउंड चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चल गया, ये चौथा पार्ट होने वाला साउंड का। हालांकि फिजिक्स में हम लोग 12th डे में पहुँच गए, मतलब डे नंबर 12 होगा फिजिक्स का। और आज हम लोग 3 टॉपिक हम लोगों का कवर हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, पहले मैं टॉपिक पे आऊँ। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिक्स में वेव खत्म किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आज हम लोग साउंड चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, एकदम सीक्वेंस वाइज हमने चला, क्योंकि साउंड और लाइट अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें वेव के बारे में पता होना चाहिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता होना चाहिए था। इसके जितने भी PYQ थे, आपके एक्सपेक्टेड TCS के रिलेटेड जितने पूछे गए हैं रेलवे में, SSC में, और फिर आपके UK PCS यानी कि उत्तराखंड में अच्छे का सवाल बने यहाँ से थे, BPSC में बने थे। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ JPSC के एकदम लेटेस्ट अभी जो पूछा गया सवाल है। देखिए JPSC का ये क्वेश्चन पेपर है अभी जो आपका हुआ था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है ना, देखिए 71 की अगर बात की जाए, और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है आपका। विच वन इज, यहाँ पर ध्यान रखना था आपको कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे के बारे आपसे पूछा गया है, सुपरसोनिक वे के बारे पूछा गया है, गामा रे और एक्स रे। तो क्या होगा इसका सही जवाब? यहाँ आपसे क्या पूछा गया था? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझाई थी। एक्स रे के बारे बोला था, गामा रे के बारे मैंने बोला था, फिर मैंने अल्ट्रा वायलेट रे के बारे भी बोला था। लेकिन ये आप जो ऑप्शन देख रहे हैं सुपरसोनिक वेव, ये मैंने आपको इस साउंड के चैप्टर में पढ़ाया है। और साउंड क्या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये क्या है हमारा, ये क्या था हमारा, ये था हमारा मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हिंदी में निम्न में से कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, हिंदी में वाले जो है इसको आप सही करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन इतना भी टिपिकल नहीं आता है, बशर्ते कि अगर आपके पास पूरा का कंटेंट और चीज़ें अगर आप समझ रखा है तो। देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, क्या था, ऐसा कुछ भी था नहीं। लेकिन देखिए जिनका क्वेश्चन पेपर जिनसे मैंने लिया, ये क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट तक नहीं किया था। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगले सवाल से पहले हम आपको क्या बता रहे थे कि हाँ, आपको यहाँ तक मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। आज हम लोग साउंड चैप्टर ख़त्म करेंगे, और जैसे ही साउंड चैप्टर आज हम लोग ख़त्म होगा, कल से हम लोग साउंड के पूरे PYQ करेंगे, TCS पैटर्न पे करेंगे, UK PCS, UP PCS, JPSC, BPSC, JSSC, बिहार SSC के सारे क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैथ में हम लोगों ने यानी कि लक्ष्मण सर जो है आपके PYQ सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करा दिया गया, हाइट एंड डिस्टेंस चल रही है, मेंसुरेशन का आपको ट्राइंगल वाला पार्ट, सर्कल वाला पार्ट, क्वाड्रिलेटरल और मिसलेनियस पूरा कंप्लीट है एकदम। TCS जो अभी आपके रेलवे और SSC में पूछ रही है, वो बिल्कुल आपको एकदम कंसेप्ट वाइज चीज़ें करवा रहे हैं, तो उसको जरूर अटेंड करिए। और देखिए इसके लिंक भी मैं आपको दे दिया हूँ, और ये फिजिक्स का आपको जो क्लास चल रहा है उसकी भी लिंक दी हुई है। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, मस्ट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर अपडेट आपको वहीं दूंगा। और जितनी कंटेंट है मैं वहाँ पर ही पिक के माध्यम से चीज़ें शेयर करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और स्टूडेंट वहाँ पर जल्दी से ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। देखिए समझते हैं कि रेजोनेंस टॉपिक क्या है। देखिए हिंदी में हम इसे कहेंगे अनुनाद। एक चीज़ तो आप पहले समझिए कि रेजोनेंस कैसे वर्क करता है। देखिएगा मैं अभी आपको दो साउंड सुनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ हेलो, ठीक है, सुन लिया आपने। अब मैं एक तरीके से कैसे बोलूँगा, अभी सिंपल वे में मैंने कहा आपको हेलो, ठीक है, माइक के पास मुंह रख के। अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से हाथ करूँगा, ठीक है ना, इस तरह से हाथ करूँगा ये, और ये बीच में अपना मुंह ला करके मैं बोलूँगा। तो आप सुनिएगा किस तरह से आपको आवाज़ सुनाई देता है। हेलो। देखिए आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिला होगा, बहुत अच्छे से आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे लेकिन कुछ डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यही होता है आपका रेजोनेंस। अब ये वर्क कैसे करता है इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए ये जो वर्क करता है रेजोनेंस, ये कैसे करता है इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिखा हूँ, उसको आपको समझा दूँ। यहाँ मैंने लिखा है कि साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, यानी कि ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है, वो क्या हो जाती है, इक्विवेलेंट टू ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी कि वस्तु की जो आवृत्ति होती है उसके बराबर हो जाती है। कब? रेजोनेंस में। मतलब क्या बताया सर आपने, हमें समझ में नहीं आया। रेजोनेंस में हमने आपको अभी एक साउंड सुनाया, एक तो मैंने सिंपल वे में हेलो कहा, ठीक है, और फिर हमने दोनों हाथ के बीच में हेलो इस तरह से करके आपको सुनाया।
तो यहाँ हुआ क्या कि जब मैंने केवल हेलो बोला अभी आपको, तो यहाँ पर हेलो यानी कि एक क्या है, एक साउंड है यानी कि ये क्या है, एक वेव है। तो वेव है तो इसकी क्या है होगी प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगा, टाइम पीरियड होगा। तो मैंने कहा रेजोनेंस में मैंने बात की फ्रीक्वेंसी की। तो जब मैंने हेलो कहा सिंपल वे में तो उसकी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी थी। अब मैंने जब इस तरह से हाथ को कवर कर लिया, या फिर आप कई बार क्या करते थे, इस तरह से कागज को लेते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से मोड़ कर, ठीक है, इस तरह से मोड़ करके और इस साइड से आप क्या करेंगे, हेलो बोलेंगे। देखिएगा, सुनिएगा, हेलो। तो अब हुआ क्या कि साउंड की जो इंटेंसिटी थी, है ना, तीव्रता बोल सकते हो या लाउडनेस बोल सकते हो, वो थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको सुनाई पड़ी। आपको यहाँ पे हो सकता है एहसास नहीं होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल में तो आप पूरी चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। हुआ क्या, जो हमने साउंड बोला उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि वो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट था, इसको जो मैंने इस तरह से मोड़ लिया था, ये जो ऑब्जेक्ट हुई आपकी, एक मिनट हो भाई, ये क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई। अभी इस ऑब्जेक्ट में जब यहाँ मैंने मुंह रखा तो, और यहाँ से जब मैंने साउंड वेव छोड़ी, उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या चीज़ से बना होगा, ये क्या है, एक पार्टिकल से बना होगा, ये मीडियम का काम कर रहा होगा यहाँ पे। तो इसके भी पार्टिकल में इसके भी पार्टिकल का क्या होगा, डिस्टर्बेंस जनरेट होगा। तो इसमें भी क्या जनरेट हो जाएगी, एक वेव जनरेट हो जाएगी। तो ये वेव इसमें जनरेट होगी तो इसकी भी क्या होगी, अपनी फ्रीक्वेंसी। हमने साउंड बोला हेलो, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी। तो जब जो हमने साउंड हेलो बोला उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और इस ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स जो बने, ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल में डिस्टर्बेंस आया। किस कारण आया, तो जब हमने हेलो बोला वो वेव से इस पार्टिकल में डिस्टर्बेंस आया, तो एक वेव जनरेट हुई और उस वेव के पार्टिकल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो मेरे हेलो की फ्रीक्वेंसी और जब इस ऑब्जेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब दोनों इक्वल होगी, तो उससे जो एम्पलीट्यूड जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ते हुए हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ेगा, जिससे साउंड की लाउडनेस या इंटेंसिटी हमें अधिक सुनाई पड़ेगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। जैसे अभी और अच्छे से समझाऊंगा, देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो मैंने हेलो बोला और ये ऑब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी यानी इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होगी, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो आपका अधिकतम होगा, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। अब देखिएगा, आपने कई बार आपने देखा होगा इस तरह से, आप हम लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर, ठीक है ना, इसका एग्जांपल लेते हैं लाउड स्पीकर का। हम लोग कई बार बोलचाल की भाषा में इसे चोंगा भी कह देते हैं, है ना, इधर बिहार झारखंड में हम लोग चोंगा कहते हैं इसको। देखिए क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग मुंह रखते हैं, यहाँ पर हम लोग मुंह रखेंगे, यहाँ से हम लोग कुछ भी बोलेंगे हेलो। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, आपने देखा होगा, आप इसको थोड़ा सा को रिलेट कर पाए, इसीलिए हुआ क्या कि यहाँ से हमने कहा हेलो, तो ये जो हेलो है, ये हेलो जो था ये क्या था आपका, एक वेव है, ठीक है। इसकी अपनी क्या होगी, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, अब इस फ्रीक्वेंसी, इस वेव के कारण, इस हेलो के कारण, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल से बना हुआ, इसमें क्या है, एक डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, तो इसकी भी अपनी क्या होगी, एक, अब भाई डिस्टर्बेंस हुआ यानी कि वेव का उत्पन्न हुआ, वेव उत्पन्न यानी कि इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इस साउंड की, इस हेलो की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तब जो यहाँ से साउंड निकलेगा उसकी जो इंटेंसिटी थोड़ी सी हमें अधिक सुनाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसी कारण आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में या कोई भी फंक्शन होता होगा या कोई भी अनाउंसमेंट करनी होती है तो हम इस तरह से चोंगा का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने तबला का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह से आपने बना हुआ। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल खोखला पार्ट सा होता है। तो इसमें हुआ क्या कि आपने जो यहाँ पर इसमें एनर्जी दी, तो एनर्जी देने के कारण जो साउंड वेव जनरेट हुआ और अंदर के जो ये पार्टिकल है उसमें भी क्या हुआ, एक कंपन उत्पन्न हुआ। तो इस कंपन के उत्पन्न से, इस वाइब्रेशन के उत्पन्न होने से इसकी क्या होगी, अपनी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी और इस साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो उसकी जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगी और उससे आपको क्या होगा, इंटेंसिटी अधिक सुनाई पड़ेगी। तबला के बाद फिर आप ढोलक को भी आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपकी ढोलक बनी हुई होती है, ठीक है। तो इधर से आप एनर्जी देते हो, दोनों हाथ को रख के बजाते होगे इधर से, है ना, और यहाँ पे खोखला सा पार्ट इस तरह से बना हुआ रहता है, जिससे क्या होगा, इसकी जो वाइब्रेशन होगी इसमें भी, और इधर से जो साउंड वेव जनरेट होगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इक्वल जब होगी, तो उससे क्या होगा, साउंड थोड़ी सी और अधिक वे में आपको सुनाई पड़ेगी। तो यही होता है आपका रेजोनेंस। देखिए इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब अमेरिका की ये घटना है, एक पुल है, ठीक है ना, इस पुल में क्या हुआ, मतलब 100 या 50 के लमसम सैनिक क्या कर रहे थे, परेड कर रहे थे, कदम से कदम मिला रहे थे। तो
यहाँ से अब ये सोचिए, ये जो पुल है आपका, हाँ, ये जो पुल है आपका, ये कम से कम कितना वजन ये सह सकता है, सोच सकते हैं कितने टनों के गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है आराम से, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह के समय क्या हुआ, कई सारे 50 सैनिक क्या हुए यहाँ पे कदम ताल करने लगे। तो कदम ताल जब ये किए, यानी कि कदम ताल इन द सेंस की परेड जो प्रैक्टिस वो सुबह में करते हैं, तो उनके जो परेड करने के दौरान इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस हुआ। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हुई, तो इसमें जो जो लगा, इसके जो इसमें जो इस पुल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुई, और ये पुल क्या हो गया, टूट गया। तो इस पे काफ़ी रिसर्च देखा गया कि इतने सारे टन वजन के गाड़ियाँ चलने के बाद भी कुछ नहीं हुई इस पुल में, लेकिन ये केवल 50 के 50 सैनिक जो एक साथ कदम ताल मिलाएं, ठीक है ना, सभी की फ्रीक्वेंसी एफ हो गई थी, जितने 50 के 50 सैनिक, और इसके कारण इसमें भी वाइब्रेशन जनरेट हुआ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एफ, जिसके कारण जो एम्पलीट्यूड हुआ था वो आपका क्या हुआ, मैक्सिमम, जिसके कारण ये पुल टूट जाता है। तो ये रेजोनेंस देखिए कितना खतरनाक हो सकता है। घरों में आपने देखा होगा कांचों का टूट जाना, ठीक है ना, बहुत साउंड में आपको बोल, आप जब डीजे वगैरह बज रहा हो या फिर बहुत ही फुल साउंड में आप स्पीकर वगैरह बजाएंगे, तो जो अगर घर आपकी पूरे कांच की बनी हुई है तो उसमें चांसेस हो सकती है टूटने के। रीज़न बस वही है, जो साउंड वेव है, ठीक है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, और जो कांच वो क्या एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या होगा, वेव जनरेट होगा, यानी कि डिस्टर्बेंस के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी, इक्वल होगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो उसको टूटने की चांसेस अधिक हो जाएगी। आपने घरों में स्पीकर भी देखा होगा, तो आपने स्पीकर को भी इस प्रकार से बनते हुए देखा होगा, है ना, इस तरह से यहाँ से आवाज़ निकलती है, लेकिन इस तरह से बनाया जाता है तो ताकि इसमें जो वाइब्रेशन हो, दोनों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी साथ में साथ मिलेगी, तो उससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। रिजोनेंस आपका क्लियर हो गया, और ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए या समझने के लिए। अब हम लोग अलग टॉपिक पे चलते हैं। ये अंत होगा हमारा प्रॉपर्टीज़ पे, जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी 6th नंबर की, सोनार, ठीक है, SONAR, सोनार। यहाँ से भी एक दो सवाल बन जाते हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल है। इसका तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक। तो चलिए सोनार क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार का तो सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि एग्जाम में कि इसकी जो यूज़ की जाती है, ठीक है, इसकी यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो जो सी की जो गहराई है, यानी कि डेप्थ ऑफ सी को मेज़र करने के लिए, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ सी को मेज़र करने के लिए, यानी कि सी की गहराई, यानी कि समुद्र की गहराई कितनी है, इसकी जानकारी हमें लेने के लिए क्या करते हैं, इस सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब देखिए समुद्र की गहराई को क्या आप कोई लकड़ी लेकर के इस तरह से डुबा करके देखेंगे कितनी गहराई है, नहीं कर सकते हैं ना, उसकी तो गहराई काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए ये वर्क क्या करता है, ये जो सोनार सिस्टम है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक नाव है या फिर स्टीम हो या कुछ भी एक बोट है ये, ठीक है, इसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर है आपका, ठीक है ना, ये आपका ट्रांसमीटर है। ये ट्रांसमीटर से क्या है, एक अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, ठीक है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे पूरा पूरा समुद्र है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से निकलेगी आपकी अल्ट्रासोनिक वेव, ये निकला यूवी अल्ट्रासोनिक, सॉरी नॉट यूवी, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव हमने पढ़ा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ग्रेटर देन 20 kHz, है ना, 20 kHz से ज़्यादा जिस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वो वेव क्या होगी, अल्ट्रासोनिक वेव। जैसे कि बैट चमगादड़ हमने एग्जाम्पल दिया था, इसकी यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे थे, इंजन्स को साफ करने में, या फिर जो चिमनी है उसकी भट्टियों की जो गंदी हो जाती है, कालिक सी लग जाती है, उसको भी साफ करने में हम अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं हमने कहा था कि सोनार में भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। अब देख लीजिए क्यों यूज़ करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा गया। अब ये जो वेव आई, अब यहाँ पे जितना गहराई है ये नीचे जाएगी, और फाइनली मान के चलते कि इतना गहराई तक है, ठीक है, इसकी गहराई है, ये वेव यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा करके ये फिर क्या करेगी, वापस जाएगी। तो ये ट्रांसमीटर के दौरान यहाँ पे मेज़र कर लिया जाएगा इसका जाने का डिस्टेंस
कितना है और आने का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यानी कि मान के चलते हैं जाने और आने का डिस्टेंस 100 मीटर है इसका, ठीक है। इट मीन्स गहराई कितनी होगी इसकी, 50 मीटर इसकी गहराई होगी। तो इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ सी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी होना चाहिए कि जो ट्रांसमीटर के द्वारा हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव को ही क्यों छोड़े। क्योंकि देखिए हमने तीन चीज़ें पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा था इंफ्रासोनिक, ठीक है। और उसके बाद हमने एक देखा था ऑडिबल रेंज, जो हम लोग इंसान के लिए होते, तो इसको छोड़िए। और एक हमने देखा अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 20 हर्ट्ज। तो हम इस वेव को क्यों नहीं छोड़े, इससे ही क्यों छोड़े। तो देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताया था स्टार्टिंग में ही, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, मैंने बोला कितना, कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ये सब हमने पहले ही कर लिया कवर। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम इंफ्रासोनिक वेव की बात की जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी ही देखिए लेस देन 20 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो एनर्जी भी क्या होगी इसकी, कम होगी। तो अगर हम इंफ्रासोनिक वेव को छोड़ते हैं तो हो सकता है कि ये वेव शायद वापस ही नहीं आती, इस सी के अंदर ही ये क्या हो जाता है, इस पानी में ये वेव को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये ऐसा भी चांसेस हो सकता है, ठीक है। इस कारण इसकी एनर्जी अधिक हो, इसलिए हमने अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ किया ताकि ये आराम से जा सके और वापस भी रिटर्न हमें दे सके रीडिंग के लिए, ठीक है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा नहीं अभी तक, लेकिन ये सवाल आपके मन में आना चाहिए था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये हम लोग पूरा अभी हम लोग कवर कर लिए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड को। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़ पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो साउंड की जो स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी, उसके बाद आपकी लिक्विड में होगी और उसके बाद आपकी गैस में होगी। ये आपको याद आ रहा होगा। देखिए उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताया था, साउंड जो है आपकी क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात की जाए तो इसमें जो पार्टिकल है, ठीक है ना, इसमें जो ये पार्टिकल्स है इसकी जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन और जो वेव इसकी डायरेक्शन दोनों क्या है आपकी समानांतर है, ठीक है, यानी कि पैरेलल होती है। दूसरी चीज़, जितनी भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है आपकी, ठीक है ना, जो भी आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है आप उसको क्या कर सकते थे, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्या कर सकते थे, उत्पन्न कर सकते थे। इसी कारण साउंड क्या था आपका, लॉन्गिट्यूडिनल वेव था, इसलिए आप साउंड को सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में भी उत्पन्न कर सकते थे। लेकिन हमने देखा था कि एक साउंड के बारे में कि साउंड क्या थी आपकी, मैकेनिकल वेव थी। मैकेनिकल वेव में हमने ये देखा था इसको क्या है, मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर आपको मैकेनिकल वेव उत्पन्न करना है या जनरेट करना है तो इसके लिए आपको मीडियम की आवश्यकता होगी। यानी कि साउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो साउंड को मीडियम भी चाहिए, और ये साउंड क्या कर सकता है, सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों में प्रवाह या फिर उत्पन्न आप इसे कर सकते हैं। और साउंड की बात की जाए तो साउंड में जो पार्टिकल के जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन के समानांतर या फिर पैरेलल होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता चल गया कि लिक्विड से सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में और गैस से ज़्यादा स्पीड लिक्विड में और लिक्विड से भी ज़्यादा स्पीड आपको सॉलिड में साउंड की स्पीड मिलेगी। कुछ वैल्यू अभी मैं बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करिएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं नोट में आपको यहाँ दिखा दूँ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा, लिखने से अच्छा। ये हमने जो कंटेंट रेडी किया है आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी ये कंटेंट। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर बात की जाए वायु में यानी कि ईयर में एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देखिए एकदम इसको याद कर लीजिएगा, ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ ये होगा आपका कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये डाटा देखिए रेलवे में आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, इसका यूज़ आपसे पूछेगा, ठीक है। रेलवे थोड़ा सा टफ करता है क्वेश्चन को, लेकिन हाँ अगर स्टेट में आप एग्जाम देंगे जेएसएससी बिहार एसएससी, इसके डाटा से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और ये डाटा से आपके स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर ईयर की बात की जाएगी तो वहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 मीटर प्रति सेकेंड होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर वायु ईयर की 22 डिग्री सेल्सियस है तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ साउंड 343 मीटर प्रति सेकेंड होगा। हमने 332 मीटर प्रति सेकेंड लेकर के आपको इको वाला जो समझाया था, जिसमें 16.5 मीटर हमने डिस्टेंस बताई थी, ठीक है, अप्रॉक्स 17 मीटर। हाइड्रोजन गैस जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात होगी तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड 1284 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र जल यानी कि सी वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में 1531 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए, ये आपका क्या था, ये आपका गैस था, ठीक है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ तक आपने जो देखा हाइड्रोजन और समुद्री जल, ये आपका क्या मिला, ये आपका लिक्विड मिला, ठीक है। अब आइए इसके नीचे आइए, एल्युमिनियम, लोहा और स्टील में 25-25 डिग्री सेल्सियस में आपको जो स्पीड देख सकते हैं 6420, 5950 और 5960। अब यहाँ आपको कई सारे किताब में कई अलग अलग आपको डाटा मिलेंगे, इसलिए इसके लिए आप परेशान मत होइएगा या फिर कमेंट करके मत बोलते रहिएगा कुछ भी, क्योंकि हर किताब में आपको अलग अलग डाटा मिलेगी और ये डाटा आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। इस डाटा का आपसे यूज़ करवाएगा स्टेटमेंट बेस्ड का। जब हम इस साउंड चैप्टर को ख़त्म करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे, तो भी हम आपको इसको पूरा प्रैक्टिस करके दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी एक चीज़ मुझे ये बताइए, मैंने आपको अभी क्या बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और गैस में। तो क्या आपको यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है, मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें सॉलिड में देखने को मिल रही है 6420, 5950, 5960। अगर लिक्विड की बात की जाए तो 1284, 1531, तो बिल्कुल उससे तो अधिक मिल रही है। गैस में भी जाएंगे तो 332। तो हाँ, सॉलिड की स्पीड यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मिली है लिक्विड और गैस से। अब देखते हैं लिक्विड की जो स्पीड, लिक्विड में जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ साउंड की, इससे क्या गैस से ज़्यादा, तो बिल्कुल, और सबसे कम गैस में। तो ये चलिए प्रूव हो गया। अब देखिए, अगर ऑप्शन में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप डायरेक्ट सॉलिड में मारेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में यहाँ पर देखिए डाटा बताने का बस इतना ही मकसद है, ये याद कर लेंगे तो आपको तुरंत बन जाएगा, ताकि इसके पीछे भी कंसेप्ट है, डेंसिटी का है उसको हम, और इलास्टिसिटी का, उसको भी हम अभी आपको समझाएंगे। आपसे ये दे देगा एल्युमिनियम, लोहा, स्टील और कोई भी हाइड्रोजन गैस दे देगा, सॉरी हाइड्रोजन ये लिक्विड नहीं होगा दोस्त, ये भी गैस में ही आएगा, ठीक है ना, ये भी गैस में जाएगा, ये केवल लिक्विड में आएगा। कुछ भी दे देगा, कोई गैस दे देगा या कोई लिक्विड दे देगा। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा साउंड की जो वेलोसिटी किस में होगी, तो आपको याद रखना एल्युमिनियम जो है आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये डाटा का यहाँ पे काम खत्म होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले एक वर्ड आपको समझ लेना है, इलास्टिसिटी को। देखिए इलास्टिसिटी को भी समझ ही लीजिए यहीं पर, और इलास्टिसिटी अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, ठीक है। देखिए इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल से हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता, ठीक है ना, यही बोलते हैं हिंदी में, एक बार चेक कर लीजिएगा। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट वापस से आप कितना भी उसमें फोर्स लगाए, देखिए इसमें जो है इसकी क्या शेप और चेंज, इसकी शेप क्या, इसको चेंज आपको देखने को मिल रही है, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ही अधिक है। अगर यही बात कर ली, अगर कोई लबड़ होता, ठीक है ना, यहाँ भी मेरे पास तो लबड़ है नहीं जो मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं, तो मान के चलते हैं ये आपका प्लास्टिक है, ठीक है, इसकी जो है शेप को देखिए मैं थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा, ये भी काफ़ी टाइट है भाई, ये भी जो है इसकी थोड़ी सी शेप, या फिर आपको देखिए इसकी जो है शेप, देखिए इसको जो है मैं मोड़ने की कोशिश, तो इसकी देखिए शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये फिर वापस आ गई है ना। तो इसकी इलास्टिसिटी और इसकी इलास्टिसिटी किस, दोनों की सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो हम कैसे पता करेंगे, जो अपने शेप को तुरंत ही रिगेन कर ले या फिर उसकी शेप में कोई चेंजेस ही ना आए। तो देखिए इसमें हम जब फोर्स लगा के इसकी चेंज करने की कोशिश की तो इसकी शेप और साइज चेंज ही नहीं हुई, इसकी तो चेंज हुई लेकिन ये वापस आ गई, लेकिन ये चेंज हुई थी ज़रूर। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक की जो कौन होगा, तो ये आपका होगा जो आपका कांच का, जो कांच के फॉर्म में ये बना हुआ पेन है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी क्या होता है। अब तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि रबड़, ठीक है ना, और स्टील में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है, तो आप बोलेंगे स्टील की, ठीक है। आप हमेशा, हम लोगों को ऐसा लगता है कि रबड़ को ऐसा मोड़े और वापस ये शेप गेन कर लिया तो ये रबड़ ही आपका क्या होगा, इसकी इलास्टिसिटी अधिक होगी। आप जो आपने टायर वगैरह जो देखा होगा, है ना, टायर की मैं बात करूं या फिर शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है ना, जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये याद आ गया मुझे, शॉक एब्जॉर्बर, हाँ, जो बम्पर वगैरह आते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियों में क्या होता है पता ही नहीं चलता, तो वो जो एब्जॉर्बर होता है ना, शॉक एब्जॉर्बर, जो शॉक ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ये स्टील की बनी होती है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। अगर रबड़ लगा देते ना, तो अगर यहाँ चल रहा है इस तरह से बम्पर, ये आपकी गाड़ी आई और ये इस तरह से बम्पर में ऊपर नीचे होगा, तो ये रबड़ का बनेगा ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका हो सकता है कि बैक पेन भी हो जाए, क्योंकि ये इसकी शेप चेंज होगी फिर ये वापस आएगी। स्टील में की अगर जो शॉक एब्जॉर्बर बनती है, इसकी इलास्टिसिटी इतनी अधिक होती है कि इसकी शेप और साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आती है। तो समझ में आया, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज
हायर देन रबड़, ये आपको याद रखना है। तो ये इलास्टिसिटी का पार्ट हो गया। अब इलास्टिसिटी को वेलोसिटी से एक रिलेशन है, आपको ये याद रखना है, v इक्वल्स टू रूट अंडर ई अपन रो होता है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलास्टिसिटी है। और एक आपको ये रिलेशन ये याद रखना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। देखिए ये इसका काफ़ी इस्तेमाल होगा और इसको आपको समझना भी चाहिए। मतलब साउंड की जो वेलोसिटी है, अगर इलास्टिस जो इतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड उतना ही अधिक ज़्यादा होगा, और जिसकी डेंसिटी अधिक होगी उसमें वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। देखिए अभी आपके अंदर में अगर डाउट नहीं आ रहा है, एक डाउट तो आना चाहिए था। ये डाउट क्या आना चाहिए था, यहाँ पर इसको आप को रिलेट करते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ बोला कि सॉलिड में वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। सॉलिड का अगर मैं शेप बनाना चाहूँ आपको एक रफ वे में, तो ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल से इस प्रकार से बने होंगे, बोलिए बने होंगे या नहीं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से क्लोजली पैक्ड होंगे। आप मैटर चैप्टर जब पढ़ते हैं उसमें आपको बताया जाता है। ये सॉलिड हो गया आपका, ये एस हो गया, इस फोर सॉलिड। ये लिक्विड है, लिक्विड में जो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा क्या होगा, गैप होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, ये हो गया आपका लिक्विड। और अगर गैस की बात की जाए तो ये आपका गैस है, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में और भी ज़्यादा स्पेस होगा। तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा डेंस कौन होगा, ये आपका सबसे ज़्यादा डेंस होगा, क्योंकि सब डेंसिटी का मतलब क्या समझ में आता है। देखिए ये क्या आपकी डेंसिटी है, ये आपकी क्या है डेंसिटी। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। घनत्व मतलब कितना घना है। अब बताइए जंगल और आपका बगान दोनों में कौन ज़्यादा घना होगा, तो आप बोलेंगे जंगल, क्योंकि वहाँ पे जो वृक्ष एकदम सटे सटे से होते हैं। और घरों में आप तो एक सुंदरता के लिए आप इतने डिस्टेंस में तो इतने डिस्टेंस में लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा घना कहाँ मिलता है, तो जंगल में होता है। तो ये हो गया डेंसिटी जंगल की अधिक और कंपैरेटिवली आपके गार्डन की। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर आपको डेंसिटी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंस यहाँ पर पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं कंपैरेटिवली टू लिक्विड और गैस। और लिक्विड गैस में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो लिक्विड की होगी। लेकिन सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो सॉलिड की होगी। अच्छा सर, अभी आपने मुझे बताया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड और डेंसिटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी अधिक होगी तो वेलोसिटी तो कम होनी चाहिए। सॉलिड की डेंसिटी अधिक है, हाँ, तो इसमें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होनी चाहिए। आपने यहाँ बताया वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड की अधिक होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझना है आपको। देखिए ये बहुत लोग नहीं भी समझाते हैं, क्योंकि हमें जनरली इसी से काम हो जाता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन एक टर्म मैंने ये बताया था आपको अभी इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी का अर्थ क्या होता है कि जो अपने शेप को चेंज ही ना करे। तो आपके ये जो पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड को आप मारिए एक मुक्का, और लिक्विड में पानी में मारिए, और गैस में मारिए। यहाँ पे हवा में मारा मैंने, पानी में ऐसे मार दिया, और सॉलिड, ये आपका सॉलिड है, इसमें मैंने मारा, तो किसकी शेप तुरंत चेंज होती हुई दिखेगी। ये इतना क्लोजली पैक्ड है, हाईली डेंस है। तो देखिए डेंस हाईली है इसलिए इसकी इलास्टिसिटी अधिक है, समझिएगा। यहाँ पर ये रिलेशन को अगर यूज़ करके डायरेक्ट बनाइएगा, यहाँ पर दोनों कंबाइन करके ही यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। डेंसिटी अधिक है इसलिए इसकी इलास्टिसिटी भी अधिक है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पर उससे थोड़ा सा डेंस कम है इसलिए इसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होगी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको कंपैरेटिवली सॉलिड से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। आपको समझ में आ गया। तो यहाँ डायरेक्टली आप ब्लाइंडली होकर के नहीं बोल देंगे। यहाँ पे इलास्टिसिटी भी मैं लिख दूँ कि यहाँ डेंसिटी अधिक है भाई तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम होना चाहिए, ये तो गलत है। नहीं, ये डेंसिटी इसकी अधिक होने के कारण इसकी इलास्टिसिटी अधिक है, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी होता है। और ये अधिक होगा, ठीक, तब जाके सॉलिड क्या होगा, अधिक इलास्टिसिटी। तो ये आप बस इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखिए क्या कि वेलोसिटी इन सॉलिड और लिक्विड और गैस के कंपैरिजन की सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में लिक्विड, उसके कंपैरिजन में गैस होता है। क्लियर। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप से, तो ये रिलेशनशिप भी आप याद रखिएगा। एक ये भी याद रखिएगा आपके एग्जाम में, अभी तो नहीं बहुत पहले पूछा जाता था 16-17 में, कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, ये कैसी प्रोसेस होती है। इन ईयर इज, ठीक है ना, डैश डैश डैश, यानी कि कौन सी प्रोसेस है, यानी कि आपसे ऑप्शन में रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, या फिर
एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस है। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या है, चेंज ऑफ हीट इक्वल्स टू जीरो, यानी कांस्टेंट। और आइसोकोरिक में क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में क्या होगा आपका टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट होगा, है ना जी। तो देखिए साउंड जो ईयर में होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, रुदोष्म प्रक्रम, ठीक है ना, रुदोष्म प्रक्रम, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे रुदोष्म प्रक्रम। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और अगर इसकी एक्सप्रेशन की बात की जाए, यहाँ मैं लिख दूँ इसकी एक्सप्रेशन, v इक्वल्स टू रूट अंडर पी गामा अपन रो होता है, ठीक है। गामा क्या है, गामा इक्वल्स टू होता है सी पी बाई सी बी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सी पी अपन सी बी होता है, ये भी है आपका। तो खैर ये हम लोग पढ़ेंगे हीट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में। तो आपको इतना नहीं कुछ याद रखना, आपको ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है आपकी वो क्या कैसी प्रोसेस होती है, तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे ये बताइए। देखिए एक आपको अब जो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नहीं, अगर अगले हम लोग को चढ़ देंगे जो आपका जो साउंड में जो डिपेंडेंसी से जो क्वेश्चन पर बनता है, टेम्परेचर वगैरह वो सब भी कर लेते हैं। हालांकि इसमें भी मुझे क्वेश्चन कराना था, इसको और अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे ही, वहाँ पर भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं अभी। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अब डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, स्पीड जो ध्वनि की जो चाल है निर्भर करेगी किस पे। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर पर क्या इसका इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड की। देखिए भाई अभी आपने समझा अच्छे से कि नहीं, ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने आपको समझाया, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। आई होप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे आप लोग। स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर जो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट करता है, तो देखिए ये रिलेशन याद रखिएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा है और कई सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t⁻1/2 भी देगा, या 3/2 देगा, या फिर केवल टी दे देगा। टी फॉर टेम्परेचर है, इसका मतलब ये है, याद रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप या फिर टेम्परेचर, ठीक है ना, 1 डिग्री सेल्सियस ताप इंक्रीज करने पर जो ध्वनि का जो वेग है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का जो वेग है वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। मतलब अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको मैंने कितना बताया, स्पीड 332 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए बताया था मैंने आपको अभी यहाँ आपको मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर आप यहाँ पर मैंने फिर आपको क्या बताया था, नोट्स में मैंने आपको भी दिखाया था कि यही आपका 25 डिग्री सेल्सियस में कितना था, 343। 25 डिग्री सेल्सियस में मैंने क्या बताया था, 343 बताया था ना, 343। तो आप देखिए डिफरेंस कितना है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, तो आपका डिफरेंस कितना है 25 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो कितना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.61 से, 0.61। क्यों, क्योंकि भाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड इंक्रीज होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 15 चौके 60, मतलब अप्रॉक्स 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस में आपकी स्पीड कितनी थी, 332 मीटर प्रति सेकंड थी। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ जाना चाहिए, 15 बढ़ जाना चाहिए। तो 332 में अगर आप 15 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 2 7 3 1 4, 347 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए ये अभी आप यहाँ देखें कितना, 347, और मैंने अभी आपको बताया क्या, 25 डिग्री सेल्सियस में 343। तो ये अप्रॉक्स में चलेगा सब कुछ चीज़ें, ठीक है ना, बस आपको ये समझाने के लिए मैंने कैलकुलेशन किया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, तो आपकी इंक्रीज करेगी। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कितना आपका स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। रिलेशन क्या होगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻1/2। अब यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा, इस न्यूमेरिकल का आपको फार्मूला नोट डाउन कर लेना है। ये आपका फार्मूला होगा VT, हम आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन अभी आपको एक जगह सब कुछ रखना है। 332 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.61 इंटू
आपको टी से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होगा। जैसे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और 332 से जोड़ देंगे, तो वेलोसिटी एट दैट टेम्परेचर साउंड की निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अगला अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ह्यूमिडिटी का। हमने अभी देखा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है स्पीड ऑफ साउंड में। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से। देखिए ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से क्या होगा या फिर डिक्रीज करने से क्या। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिड, आप बोलते होंगे ना बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस हो गया या उमस टाइप का गर्मी, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हीट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी नमी की भी मात्रा, यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, नमी का मतलब क्या हो गया मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या, वहाँ पे कुछ लिक्विड की बात की जा रही है। ठीक है ना, लिक्विड की बात की जा रही है। तो हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड लिक्विड में क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू गैस। तो आपको ये याद रखना है क्या, कि ह्यूमिडिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है ना, जहाँ भी आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी साउंड की स्पीड का इफेक्ट भी उसमें आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज होता हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तो एक डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से नमी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब और क्या हो गया इसमें, लिक्विड की मात्रा बढ़ेगी, नमी इंक्रीज होगी, मॉइस्चर इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए ये पूछा जाता है। इसके देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, मतलब 2 ऑप्शन मतलब क्या होगा, एक ऑप्शन से 4 ऑप्शन बनता है और एक ऑप्शन से 4 ऑप्शन बनता है। तो पहले समझिए कि क्या है क्वेश्चन, उसको देखिए। आपसे पूछता है क्या क्वेश्चन में, कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर है, यानी मॉइस्ट एयर मतलब हो गया आपकी जो नमी वाली जो हवाएं होती है ना, ठीक है, उसमें ज़्यादा स्पीड की साउंड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है अधिक होती है कंपैरेटिवली टू ड्राई एयर, यानी कि जो शुष्क हवा की तुलना में जो नमी हवा जो होती है उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो एक तो आपका ऑप्शन बनेगा, पूछेगा कि जो आपकी जो मॉइस्चर ईयर जो है उसमें स्पीड ऑफ साउंड अधिक इसलिए होती है क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी अधिक होती है, या ह्यूमिडिटी कम होती है, या बोथ, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप इसमें कह देंगे कि मॉइस्चर ईयर है तो इसमें क्या होगी, इसमें ह्यूमिड की मात्रा अधिक होगी, नमी अधिक होगी, यानी लिक्विड की क्वांटिटी अधिक होने के कारण स्पीड ऑफ साउंड इसमें क्या होगी आपकी अधिक होगी। एक तो ये आप टिक करके आ जाएंगे अगर ऑप्शन मिलेगा तो। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर डेंसिटी के वाइज मिलता है। ठीक है, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन ड्यू टू हाई डेंसिटी या ड्यू टू लो डेंसिटी। तो उस डेंसिटी के पार्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट हम बना करके रखना चाहते हैं आप लोगों के बीच में भी, और वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दोनों सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मतलब यहाँ ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। टेम्परेचर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी या घटेगी, या वहाँ से न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्लियर है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। और अगर मॉइस्चर ईयर की बात कर ली जाए या फिर ड्राई ईयर की बात की जाए तो साउंड ऑफ स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, मॉइस्चर ईयर में। ये आपका क्लियर कर दिया मैंने। एक तो मैंने रीज़न आपको क्लियर कर दिया मॉइस्चर ईयर में स्पीड ऑफ साउंड क्यों अधिक होगी, ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण। डेंसिटी वाला क्वेश्चन हम आपको लाएंगे, उस क्वेश्चन के साथ आपको चीज़ें एक्सप्लेन वहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे अच्छा मैसेज भी किया था। देखिए अगर हर क्वेश्चन का आप लोग मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सअप में तो पॉसिबल नहीं है ना सर, कई मैसेज आते हैं। तो उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बनाया हूँ कि उसको ओपन रखा हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर अपनी चीज़ें रखें, पूछें, ताकि एक दो लोग के बीच क्या होगा, डिस्कशन होगा तो चीज़ें और क्लियर होगी। एक तो ये रखिए कि डिस्कशन के कारण ही आपकी चीज़ें और क्लियर होती है। ये एक अच्छा पार्ट है, यहाँ पे आपका जो डिपेंडेंसी से क्वेश्चन बन जाता है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है। वेट ऑफ गैस, ठीक है ना, गैसों का द्रव्यमान का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो गैस की जो मास होती है उसकी रूट अंडर में। यानी इसको मैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप इसको लिख सकते हैं V1 अपन V2, दूसरा वेलोसिटी मैं ले लिया हूँ, और एक गैस का मास m1 होगा। ठीक है ना, ये m है नीचे तो m1 होगा। तो V1, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, यानी कि एक गैस है आपकी ऑक्सीजन है, O2 गैस है, और जो दूसरी गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं लेंगे, हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, ताकि अच्छा सा को रिलेट कर पाएँ। ऑक्सीजन की जो मास होती है कितनी होती है, 16 दूनी 32 हो जाएगी ग्राम, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 ग्राम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस, सॉरी वेट ऑफ गैस, इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसकी है, वेट इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है, वेट इसकी ज़्यादा है और वेट इसकी क्या है, कम है। वेट इसकी क्या है, कम है। ये आपका हो गया इधर, वेट इसका ज़्यादा, वेट इसका कम। और वी क्या होता है, मास के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा वो क्या होगा, कम होगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें मास इसकी अधिक है और इसमें वेलोसिटी क्या होगा, अधिक आपको देखने को मिलेगा। बस यही आपका रिलेशन यहाँ मैंने लिखा है कि v1/v2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। समझ में आया? ये कैसे मैं लिखा हूँ, क्योंकि देखिए v1 m1 है तो ये दोनों क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और नीचे मैं v2 लिखूंगा तो m2 ऊपर चल जाएगा। बस ये मैं इक्वेशन लिखा हूँ, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो इसको हम लोग तो क्वेश्चन सेशन में करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह। ये आपको समझ में आ गया वेट ऑफ गैस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जितना अधिक मास उतनी कम स्पीड होगी साउंड की, जितना कम वेट होगा मास होगा उतना अधिक आपकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ऑक्सीजन गैस। बताइए लिख सकते हैं या नहीं, इसको लिख सकते हैं आप? क्लियर? न्यूमेरिकल अभी हम नहीं करवाएंगे आपको। अगला जो अंतिम बचता है हम लोगों का, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट। देखिए ये एक मज़ेदार वाला चीज़ है, आपकी ना तो प्रेशर की इफेक्ट पड़ती है साउंड में और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी की इम्पैक्ट पड़ती है आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड में। ठीक है, आप प्रेशर को कितना भी इंक्रीज़ कर दो, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी आप कितना भी अधिक कर दो, जो साउंड की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, नो चेंज। अब आपके मन में अभी आपको मैंने एक रिलेशन दिया था, देखिए यहाँ मैंने आपको एक रिलेशन दिया था भी इक्वल्स टू पी गामा अपन रो। तो आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। सर भी तो यहाँ पर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अभी देखिए ज़रूरी नहीं है इतना मुझे एक्सप्लेन करने की, लेकिन मैं चाहूँ अभी इसको बनाने के लिए तो इस पी को मैं अभी हटा भी सकता हूँ। ठीक है, फिर इसके लिए मुझे 10 मिनट कम से कम लग जाएगा, इसलिए बस इतना भी आप याद रखिए। मतलब वो ज़रूरी भी नहीं है आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। इतना याद रखिएगा, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी की कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, वहाँ पर जो मैं पी दिखा रहा था ना, पी को वहाँ पर चेंज कर दिया जाता है, पी बी इक्वल्स टू जो एम आर टी जो होता है ना, पी बी इक्वल्स टू एम आर टी, वहाँ से आपका चेंज हो जाता है, ये प्रेशर यहाँ से हट जाएगा वो। तो मतलब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो प्रेशर और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, बस यही मैं बताना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से पूरा ख़त्म कर लिए साउंड चैप्टर को, अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सुन लीजिएगा अब अच्छे से बातें क्या क्या है। सबसे पहले देखिए हमने सबसे पहले साउंड को समझा है। ठीक है, साउंड के बाद फिर हमने उसके जो ऑडिबल रेंज थे, ऑडिबल रेंज को हमने देखा। ऑडिबल रेंज में हमने क्या देखा था, इंफ्रासोनिक जो ऑडिबल रेंज हम लोग इंसान की, और फिर सुपरसोनिक की चीज़ें देखी। फिर हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज़ देखा हमने। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने पिच देखा, फिर हमने क्या देखा आपके लाउडनेस यानी कि इंटेंसिटी की बात की हमने, फिर हमने इंटरफेरेंस देखा है, इंटरफेरेंस यानी कि व्यक्तिकरण हमने देखा। इंटरफेरेंस के बाद फिर हमने क्या देखा, इको देखा। इको के बाद फिर हमने क्या देखा, रेजोनेंस देखा है। ये सब चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझा, रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, और फिर हमने सोनार सिस्टम को भी समझा, इसकी यूज़ क्यों की जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव भी क्यों ट्रांसमीटर से छोड़ी जाती है। इसके बाद जब हमने प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की उसके बाद हमने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और फिर अंतिम में हमने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड किस किस फैक्टर पे करती है, जैसे कि टेम्परेचर फिर हमने बात की, फिर हमने ह्यूमिडिटी की फिर हमने बात की, फिर हमने आपकी बात की वेट ऑफ गैस, और फिर आपका जो है ये प्रेशर और फ्रीक्वेंसी। ये पूरा हमने इतना अच्छे से कवर कर लिया है, पूरा का पूरा थ्योरी पूरा कंसेप्ट के साथ, पूरा एग्जाम्पल दिया हूँ, और सब कुछ फार्मूला यहाँ मैंने बता दिया जितना आपका न्यूमेरिकल यूज़ होगा। देखिए फार्मूला यही सब तो आपका फार्मूला है। टेम्परेचर वाला जो मैं आपको फार्मूला दिया, वी टी इक्वल्स टू 332 प्लस 0.61, और जो टेम्परेचर होगा, तो ये सब मैं आपको करवाऊँगा, प्रैक्टिस भी करवा दूँगा प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है भाई, तो ये प्रैक्टिस सेशन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 क्लास में या 3 क्लास में, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे उतना चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है 2 क्लास में हो जाना चाहिए, फिर भी देखते हैं। तो चलिए आप अपना जो भी सजेशन इस वीडियो में रखिएगा और भाई सपोर्ट करिएगा, बस इतना ही बोलूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।